जी, क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हमने 18 कर लिया था। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19 इज वेरी इजी। द ऑक्टेन प्रेजेंट इन गैसोलीन बर्न्स अकॉर्डिंगली टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, ये ऑक्टेन का आपको फॉर्मूला दिया। ऑक्टेन से आपको समझ आना चाहिए कि ऑक्ट मींस ऑक्टोपस से ये टर्म निकली हुई है, 8 लेग्स। सो ऑक्टेन का मतलब होता है 8 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, तो ये ऑक्टेन कि हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग करनी है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। क्योंकि आपको पता है बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इज अ कंबस्शन रिएक्शन, जो मैंने आपको कंबस्शन एनालिसिस फॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए आपको बताई थी। तो उसमें हमने पढ़ा था कि इसके सोल प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होते हैं। तो देयर सोल प्रोडक्ट्स का कार्बन डाइऑक्साइड इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 मोल्स हैं ऑक्सीजन के, 2 मोल्स हैं ऑक्टेन के, 16 मोल्स होंगे आपके कार्बन डाइऑक्साइड के, और 18 मोल्स होंगे आपके वाटर के। यहाँ 18 लिखते हैं। ठीक है, अब ये इसके ABCD पार्ट करते हैं सॉल्व। सबसे पहला पार्ट है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड। ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं needed to react fully with 4 moles of octane। अगर ऑक्टेन के 4 मोल्स हों तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं। तो आपको पता है स्टिचियोमेट्री है सिंपल। अगर 2 मोल्स होते हैं ऑक्टेन के तो इट विल रिएक्ट विद 25 moles of oxygen। आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है लाइक 2 moles of octane reacted with required 25 moles of oxygen. If there are 4 moles of octane, then how many moles of oxygen are required? So 25 multiplied with the 4 and divided with the 2. Simple calculation। तो आप इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लीजिए कि आपका क्या आंसर आएगा। आपका आंसर आई गेस ये 2 1 2, 2 2 4, 25 2 ये 50 मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है आपका पार्ट बी, दैट इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपसे कार्बन डाइऑक्साइड के बी पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स पूछे हैं फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। जब 1 मोल हो ऑक्टेन का, तो व्हेन देयर इज 1 मोल ऑफ ऑक्टेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस। तो आप ये सिंपल रिलेशन लगाएं 2:16 का, क्योंकि 2 मोल्स हैं ऑक्टेन के और 16 है कार्बन डाइऑक्साइड के ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो 2:16 का रिलेशन लगेगा। इफ देयर आर 1 मोल्स ऑफ ऑक्टेन देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस। सो 16 मल्टीप्लाई विद द 1 डिवाइडेड विद द 2। तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 1 2, 2 8 16। सो दैट मींस 8 मोल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, इसके आ जाइए सी पार्ट पे। पार्ट सी, how many moles of water are produced by the combustion of 6 mole of octane। अगर आप 6 moles of octane को 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन को बर्न करते हैं तो फिर वाटर के कितने प्रोड्यूस होंगे। तो इसके लिए भी आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख लीजिए कि अगर 6 मोल्स होंगे इसके तो फिर वाटर के कितने प्रोड्यूस होंगे। रिलेशन होगा 2:18 का। सिंपल, पार्ट सी में 2:18 का रिलेशनशिप लगा लीजिए। सो इफ देयर आर, कितने हमें बताए हैं क्वेश्चन में 6। सो इफ देयर आर 6 मोल्स तो फिर कितने होंगे 18 मल्टीप्लाई विद द 6 डिवाइडेड विद द 2। सो 2 1 2, 2 3 6, 18 3 आप देख लीजिए। 18 3 आपके पास हो जाएगा आई गेस 54 मोल्स आ जाएंगे वाटर के। जल्दी जल्दी क्विकली बता रही हूँ बिकॉज ये आपको सारी स्टिशियोमेट्री आती है कि सिंपल रिलेशनशिप्स कैसे लगाते हैं। आगे चलते हैं, आपका है डी पार्ट एंड दैट इज इफ दिस रिएक्शन इज टू बी यूज्ड टू सिंथेसाइज 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि आप 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनाएं। so how many grams of oxygen are needed and how many grams of octane will be used। तो अब आपसे प्रोडक्ट के मोल दे दिए हैं, यानी कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड के 8 मोल्स दे दिए हैं एंड दे आर सेइंग कि आप ऑक्टेन के मोल्स बताइए और ऑक्सीजन, ऑक्टेन और ऑक्सीजन के ग्राम्स बताएं, नॉट मोल्स।
मोल्स देकर कह रहे हैं कि रिएक्टेंट्स के ग्राम्स बताएं, दोनों रिएक्टेंट के ग्राम्स में बताने हैं। तो सिंपल अगर हम मोल का रिलेशन लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, ये अब हमें गिवन है ना, इसके मोल्स गिवन है, तो हम पहले अब हम कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लें, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्टेन के मोल्स निकाल लें, और मोल्स को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम्स में। कैसे कर सकते हैं मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट? मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो चलते हैं आगे। हमने अब रिलेशनशिप लगाना है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड पहले लिख लीजिए, फिर ऑक्सीजन लिख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इक्वेशन के अकॉर्डिंग है 16 और ऑक्सीजन है हमारे पास 25, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 8 मोल्स हैं। तो 8 मोल्स होंगे तो फिर कितने होंगे? 25 मल्टीप्लाई विद द 8 डिवाइडेड विद द 16। तो आप इसे 16 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 12.5 मोल्स। अब ये हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स आ गए हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। हमें तो ग्राम्स पूछे हैं, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द ग्राम्स? तो आप जानते हैं सिंपल फॉर्मूला होता है मोल्स इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास। मोलर मास, तो मास कैलकुलेट करना है, सो मास विल बी इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स हमने अभी कैलकुलेट किए, दैट वाज 12.5, ठीक है। और इसका हमारे पास ऑक्सीजन का मोलर मास होता है, ऑक्सीजन दिस इज ऑक्सीजन, तो इसका मोलर मास 16 मल्टीप्लाई विद द 2, तो 16 2 जा 32, तो 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास ग्राम्स आ जाएंगे, दैट विल बी 400 ग्राम्स। आगे चलते हैं। अब हम सेम वही चीज करेंगे, बट अब हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्टेन का रिलेशनशिप लगाएंगे कि इनका क्या रिलेशनशिप है। पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू लगा लेते हैं, 16:2। उसके बाद हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं कि अगर 8 मोल्स हों कार्बन डाइऑक्साइड के तो फिर कितने होंगे? सो 2 मल्टीप्लाई विद द 8 डिवाइडेड विद द 16। सो आप ये कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 क्यों आएगा? 1 मोल्स क्यों आएंगे? बिकॉज 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और 8 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। तो ये आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 1 मोल्स आएंगे। 1 मोल्स आ गए, सेम आपने मास निकालना है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स तो 1 है, तो मोलर मास देख लेते हैं ऑक्टेन का। ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18, तो इसका मतलब है 12 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ एटम से, प्लस 18 मल्टीप्लाई विद द 1 है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 114। तो मोलर मास आ गया 114, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 114 ग्राम। तो ये आपके पास ऑक्टेन के ग्राम्स आ गए, उसका मास आ गया। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट समझ ना आया हो? जी बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम कि मिस ये मुझे मुश्किल लगा? दैट वाज सिंपल स्टिचियोमेट्री थी, ये आप खुद भी कर सकते थे। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। मैंने आपको टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन दिया था फैजान, जिसका आप कह रहे हैं पार्ट बी, या सब ने पार्ट बी आपको समझ नहीं आया था? जी, कौन सा क्वेश्चन दिया था फैजान? बच्चों, टेस्ट में मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन दिया था परसों? एग्जाम्पल थी, कोई आइडिया है? मुझे क्वेश्चन का थोड़ा सा आइडिया दे दें कि क्या क्वेश्चन था। एनीवन कि क्या क्वेश्चन था? अमोनिया वाला था, अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला था, दैट अमोनियम क्लोराइड इज रिएक्टिंग विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड and producing calcium chloride, ammonia and water. ओके जी, फैजान को उसके सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम हो रही थी, तो जिसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं।
एग्जाम्पल थी ये आपकी 13, बुक की एग्जाम्पल 13। दे आर सेइंग अमोनिया प्रिपेयर हो रही है व्हेन यू आर रिएक्टिंग टू सॉलिड्स, और वो सॉलिड्स थे अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इन दो सॉलिड्स को रिएक्ट करवाते हैं तो अमोनिया बनती है। अब सिर्फ अमोनिया तो नहीं बन रही होती, ऑब्वियसली साथ में दूसरे साइड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है। सो 2 moles of ammonium chloride, 2 moles of ammonia and 2 moles of water will balance this equation. पहला पार्ट तो सिंपल था कि ग्राम्स बताने थे अमोनिया के, और अमोनिया के ग्राम्स बताने के लिए आपको वो वाला रिएजेंट, वो वाला रिएक्टेंट फाइंड करना था जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स बनाता है, और जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करेगा वही मोल्स अमोनिया के होंगे, और उन मोल से हम ग्राम्स निकाल लेंगे। तो इसका मतलब है अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया का रिलेशन लगेगा पहले स्टेप में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया का रिलेशन लगेगा। तो इनका रिलेशन लगाने के बाद जब अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया का रिलेशन लगाया तो आपके पास मोल्स आए 1.87 मोल्स ऑफ अमोनिया, और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया का रिलेशन लगाया तो आपके पास मोल्स आए 2.70 मोल्स। तो लीस्ट मोल्स कौन बना रहा था? अमोनियम क्लोराइड। तो दैट मीन्स यही मोल्स अमोनिया के हैं, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वही अमोनिया के मोल्स एग्जैक्ट प्रोड्यूस करेगा। सो दैट मीन्स ये आपका जो है वो लीस्ट मोल बना रहा है। तो अमोनिया कितने मोल्स हैं? तो हमने ग्राम्स कैलकुलेट कर लिए थे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास से। अमोनिया का मोलर मास हम जानते हैं 17 होता है, तो आपने सिंपली ग्राम्स निकाल लिए थे 31.79 ग्राम्स। उसके बाद सेकेंड पार्ट था जिसमें प्रॉब्लम थी, दैट वाज कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, कि कितनी अमाउंट रह गई है जो एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट है। एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट कौन था एक्सेस में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी कितनी अमाउंट रह गई है जो रिएक्ट नहीं होगी? लेफ्ट अनरिएक्टेड। जो रिएक्ट हो गई वो तो ठीक है, जिसने रिएक्ट कर लिया, जितनी अमाउंट ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर लिया, दैट्स गुड। बट जो बच जाएगी हमें उसके बारे में बताना है। तो इसके लिए भी आपको मोल का ही रिलेशनशिप लगाना पड़ेगा। पहले तो आपने मोल्स बताने हैं ना, कि अमोनियम क्लोराइड के कितने मोल्स के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे। सो अमोनियम क्लोराइड का रिलेशनशिप लगा लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं अमोनिया बनाने के लिए। सो अगर अमोनियम क्लोराइड के 1.87 मोल्स अमोनिया बनाने के लिए रिएक्ट कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कितने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं हमने वो बेसिकली जानना है। तो लेट्स सी कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई विद द 1.87 और इसे आपने डिवाइड करना है सिंपली 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.935 मोल। इसका मतलब है कि अमोनिया बनाने के लिए 0.935 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल और 1.87 अमोनियम क्लोराइड के मोल्स रिएक्ट करते हैं। ये मोल्स रिएक्ट करते हैं। तो हमने प्रीवियस स्टेप में देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो 2.70 मोल्स बना रहा है, तो दैट मींस टोटल तो इतने मोल्स इससे बन सकते हैं, जो कि नहीं बन रहे, सिर्फ इतने मोल्स इसके रिएक्ट कर रहे हैं। तो आप सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या होगा। इसके जितने भी मोल्स हमने ऐड किए हैं सिस्टम में, क्योंकि हम ले रहे थे इसके 100 आई गेस, यस 100 ग्राम्स, तो इसके जितने भी टोटल मोल्स थे वो सारे के सारे तो नहीं रिएक्ट कर रहे, उसमें से तो सिर्फ इतने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ओनली 0.935। तो बाकी बचने वाले एग्जैक्टली इसके मोल्स हैं। तो लेट्स सी कि वो कितने होंगे। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 100 ग्राम है जो कि मैंने सिस्टम में डाला है, उस 100 ग्राम्स को अगर मैं इसके मोलर मास के साथ डिवाइड कर देती हूँ जो कि होता है 74 ग्राम पर मोल। कैल्शियम हम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने 100 लिया, 100 को डिवाइड कर दिया इसके मोलर मास से, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 1.35। ये वो मोल्स हैं जो सिस्टम में डाले हैं।
इतने मोल्स मैंने सिस्टम में ऐड किए हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट हुए हैं 0.935, सिर्फ इतने रिएक्ट हुए हैं, बाकी कितने बच गए वही बताना है। वही आपका क्वेश्चन है कि कितनी अमाउंट अनरिएक्टेड बच गई। मोल से हम अमाउंट तो निकाल ही सकते हैं। सो 1.35 माइनस कर दीजिए 0.935 को, आपके पास बच जाएंगे 0.415 मोल्स। और ये वो मोल्स हैं जो अनरिएक्टेड रह गए हैं फैजान, अनरिएक्टेड। हमें बेसिकली अनरिएक्टेड के बारे में बताना है। रिएक्ट इतने कर जाएंगे, इतने अनरिएक्टेड रह जाएंगे। हमें ग्राम्स जानने हैं, मोल से हम इजीली ग्राम्स जान सकते हैं, ये मोल्स हैं। तो मोल से आप बहुत इजीली ग्राम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला सिंपल होता है, mass is equals to moles multiplied by molar mass। तो मोल्स हमारे पास आ गए हैं 0.415, मोलर मास है हमारे पास 74। आपका आंसर आ जाएगा 30.71 ग्राम्स। अब क्लियर है फैजान? फैजान इज इट क्लियर बेटा? ओके। याद रखना है कि आपने जब भी कोई भी चीज जो अनरिएक्टेड बची है उसे कैलकुलेट करना है, अगर तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो एक है तो आप उनके ग्राम्स से आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो फिर आपको नंबर ऑफ मोल्स का ही रिलेशन लगाना पड़ता है। उसमें प्रोडक्ट ज्यादा है, अमोनिया के साथ कैल्शियम क्लोराइड भी बन रहा है और वाटर भी बन रहा है। इस कंडीशन में आप फिर दोनों रिएक्टेंट्स का चेक करें कि दोनों रिएक्टेंट्स के कितने मोल्स बेसिकली रिएक्ट करेंगे। जब आपको ये आइडिया हो गया कि दोनों रिएक्टेंट के कितने मोल्स रिएक्ट कर गए हैं, तो आपको जो बच जाने वाले मोल्स हैं उनका पता लग जाएगा। और बच जाने वाले मोल्स का आपको पता चलेगा कि आपने कितने स्टार्टिंग में मोल्स या ग्राम्स लिए थे। स्टार्टिंग में डालने वाले रिएक्शन में मोल्स या ग्राम्स कितने हैं और कितने रिएक्ट कर गए, उन्हें माइनस करवा कर आप आइडिया लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। 19 डिस्कस हो गया, लास्ट हमारा 21 रह गया, उसके बाद हमारे एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस हो जाएंगे। सो लेट्स डू इट क्विकली। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका पास पेपर में आया हुआ है। सो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 21 एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, विद द सेम वैल्यूज, ये आपका पास पेपर में आ चुका है। A mixture of two liquids, दो लिक्विड्स का मिक्सचर है, एक हाइड्राजीन है, एक हमारे पास N2O4 है, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। जब ये दोनों लिक्विड्स का मिक्सचर आपस में रिएक्ट कर रहा है एज अ फ्यूल रॉकेट में, व्हाट विल हैपन? दे प्रोड्यूस अमोनिया एंड वाटर वेपर। तो ये अमोनिया और वाटर के वेपर्स बना रहा है। सो N2H4, दिस इज हाइड्राजीन प्लस oxygen tetroxide, nitrogen tetroxide. They are combining together and making nitrogen plus water. Equation का बैलेंस होना जरूरी है। 4 moles of water, 3 moles of nitrogen, 2 moles of hydrazine और 1 mole of nitrogen tetroxide. इतने इतने moles equation balance. They are saying how many grams of nitrogen gas will be formed. Nitrogen gas के कितने grams बनेंगे if you are reacting 100 grams of hydrazine and 200 gram of nitrogen tetroxide. दो रिएक्टेंट्स हैं, दोनों के ग्राम्स बताए हैं, अमोनिया के ग्राम्स कैलकुलेट करने हैं। आपको सिंपल कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट्स जो हैं उनके आपको ग्राम्स दिए हैं। तो अब पहले तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि लिमिटिंग कौन है। जब आपको लिमिटिंग का पता लग गया तो उस लिमिटिंग की मदद से आप अमोनिया नाइट्रोजन के ग्राम्स निकाल सकते हैं। सिंपल बेसिक स्टेप, सबसे पहला तो आप पहले तो दोनों के मोल्स कैलकुलेट करें, इसके ग्राम्स को डिवाइड कर दीजिए इसके मोलर मास से। इसका मोलर मास होगा, कैलकुलेट करके देख लीजिए, 14 को 2 से कर लीजिए प्लस 4, इट विल बी आई गेस 32।
32 ग्राम पर मोल। तो 100 डिवाइडेड बाय 32 ग्राम पर मोल, तो ये आप डिवाइड कीजिए, आपके मोल्स आ जाएंगे 3.125 मोल्स। नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के भी कर लीजिए, 200 को डिवाइड कीजिए इसके मोलर मास से, इसका मोलर मास होता है 92, तो 200 डिवाइडेड बाय 92 इट विल बी 2.17 मोल्स। रिलेशनशिप लगाते हैं, जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करेगा बेसिकली वो ही हमारा नाइट्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। सो लेट्स डू इट, दोनों के लिए कर लेते हैं। जी, पहले कर लेते हैं हाइड्राजीन और नाइट्रोजन को, उसके बाद हम कर लेंगे नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और नाइट्रोजन को। जी, इक्वेशन देखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हाइड्राजीन के 2 मोल्स हों तो नाइट्रोजन के 3 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं। सो हमने अभी इसके मोल्स कैलकुलेट किए हैं पीछे, यहाँ पर इसके इतने मोल्स हैं 3.125, तो अगर 3.125 मोल्स होंगे तो फिर नाइट्रोजन के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। सो दैट मींस 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3.125 से और डिवाइड कर देना है जो सबसे पहले लिखी होती है वैल्यू 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.86 मोल्स। सेकंड कर लेते हैं इसके साथ, इसका रिलेशन है 1:3 का। अभी हमने पिछले स्टेप में यहाँ पर इसके मोल्स निकाले थे, दैट वाज 2.17, तो 2.17 अगर मोल्स होंगे तो फिर कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे 2.17, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.17 से, डिवाइड होगा 1 से, 1 से डिवाइड करें तो सेम ही रहती है वैल्यू। सो 3 को मल्टीप्लाई कर दें 2.17 से तो आपका आंसर आ जाएगा 6.51 मोल्स। मुझे बताइए लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये कर रहा है 6.51 मोल्स, और आपका जो है हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है 4.868 मोल्स। सबसे कम मोल्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन। यस, हाइड्रोजन का मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, सो दैट मीन इट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो हाइड्रोजन हमारे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वही नाइट्रोजन के मोल्स बना रहा है। सो हमें नाइट्रोजन के मोल्स पता लग गए, नाइट्रोजन के मोल्स कितने होंगे 4.68, तो नाइट्रोजन के मोल्स पता लग गए, ग्राम्स कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मास इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोल्स हैं 4.68, मोलर मास आपने अब देख लेना है नाइट्रोजन का कितना होता है 14 मल्टीप्लाई विद द 2, क्योंकि N2 है फॉर्मूला, तो ये आपका हो जाएगा 28, आंसर आ जाएगा 131.25 ग्राम्स। दिस इज योर लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ योर एक्सरसाइज। हम सारे एग्जांपल्स, सारे न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के डिस्कस कर चुके हैं, दिस वाज द लास्ट वन। क्लास खत्म होने में भी 10 मिनट्स रहते हैं, तो अब हम कुछ जस्टिफिकेशन के क्वेश्चंस कर लेते हैं जितने हो सकते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जी, सब अपनी बुक्स खोली हुई है सबने? सब अपनी बुक्स खोल लीजिए, डिस्कस करते हैं, लेट्स डू इट। आप लोग मुझे आंसर बताएंगे, अगर आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट है तो आप चीजें बहुत आराम से समझ सकते हैं, तो मेरे साथ डिस्कशन में पूरा पार्ट लेंगे, माइक ऑन करके आप लोग बोल सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मिस इसका ये आंसर होगा। पहला है क्वेश्चन 9, देख लेते हैं पहले। जी, मुझे बताइए 23 grams of sodium and 238 grams of uranium have equal number of atoms in them. Justify करें, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। They are saying कि स्टेटमेंट जो है दी हुई, जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उन्हें आपने जस्टिफाई करना है। ये जस्टिफिकेशन का मतलब स्टेटमेंट्स तो ठीक है, अब इन्हें जस्टिफाई करें। सो 23 ग्राम सोडियम हो और 238 ग्राम यूरेनियम के हो, सोडियम
एंड 238 ग्राम्स हो यूरेनियम के, तो इनके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल कैसे होते हैं? इट्स वेरी वेरी इजी, सिंपल एवोगैड्रो नंबर और मोल्स वाला कॉन्सेप्ट है। इट्स वेरी इजी, बताइए कैसे? कौन बता रहा है? फैजान, हमाद, मोमिना, निमरा बेटा जी। हु इज गोइंग टू टेल मी? नो वन जी। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? सोडियम के ग्राम्स हैं 23 और इसका एटॉमिक मास होता है 23 ग्राम पर मोल। तो 23 डिवाइडेड बाय 23, इसका मतलब है 1 मोल। और यूरेनियम का ग्राम्स दिए गए हैं 238 और इसका एटॉमिक मास होता है 238। सो 238 ग्राम और इसका एटॉमिक मास भी है 238 ग्राम पर मोल, तो ये भी आपके पास हो गए 1 मोल। तो इफ देर इज अ 1 मोल, देन 1 मोल कोई भी चीज हो उसमें आप जानते हैं 6.02 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एटम्स, तो 6.02 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल्स, so 6.02 10 raised to the power 23 particles. If we are talking about molecules, so they have 6.02 10 raised to the power 23 molecules. अगर कोई भी चीज 1 मोल हो जाए, कोई भी कंपाउंड, कोई भी आपका जो है वो मॉलिक्यूल, कोई भी आयोनिक स्पीशी 1 मोल हो जाए, उसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स होते हैं। तो ये तो 1 मोल हो गए दोनों। सोडियम और यूरेनियम दोनों के 1 1 मोल्स हैं, चाहे ग्राम्स जितने भी हैं, दे आर 1 मोल। ये 1 मोल है दोनों, तो दैट्स व्हाई देयर नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल। कोई भी चीज कितने मर्जी ग्राम्स ले लें, अगर वो 1 मोल है किसी के भी इक्वल, तो उसके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। इज इट क्लियर? कोई बच्चा जिसे ना समझ आया हो मैं रिपीट करूं, अगर क्लियर है तो बताएं, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है जी, आगे चलें। ओके क्लियर है, दैट मीन्स आगे चलते हैं। जिसे भी कोई भी स्टेप ना समझ आए मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं, इसका पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी का कब को क्वेश्चन है, मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन एटम। वो कह रहे हैं मैग्नीशियम का जो एटम है वो हैवियर होता है, हैवी होता है देन कार्बन एटम। ऐसा क्यों है, जस्टिफाई करें। मैग्नीशियम एटम हैवी है देन कार्बन एटम, व्हाई? जस्टिफाई दिस। जी कौन बता रहा है? नो वन। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 24 और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। सो ड्यू टू देयर एटॉमिक मासेस, कार्बन से मैग्नीशियम ट्वाइस है, कार्बन का 12 है, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बी 24, तो ट्वाइस हुआ। दैट्स व्हाई मैग्नीशियम का एटम जो होता है वो ट्वाइस हैवियर देन कार्बन होता है। इज इट क्लियर? बिकॉज ऑफ देयर वेट, बिकॉज ऑफ देयर मास। इज इट क्लियर? फैजान, निम्रा, मोमिना, अमाद। ओके, क्योंकि उसका एटॉमिक मास ज्यादा है, दैट इज ट्वाइस देन द एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज ट्वाइस हैवियर देन द कार्बन। आगे आ जाइए थर्ड वन पे, ये सेकंड था, अब थर्ड वन पे मूव करते हैं। थर्ड वन जस्टिफिकेशन, 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, कह रहे हैं 180 ग्राम्स हैं ग्लूकोज के
342 ग्राम्स हैं सक्रोज के, 342 ग्राम्स हैं सक्रोज के। हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैम। इनके फॉर्मूलाज में डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जस्टिफाई। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, आप जानते हैं। और सक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये इन दोनों के फॉर्मूलाज हैं। अब आप देख सकते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हैं लेकिन इनके नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल सेम कैसे हैं, जस्टिफाई करें। मैंने फॉर्मूलाज भी बता दिए हैं, आप अपनी बुक पे भी मेंशन कर लें ताकि आपको याद रहे। C6H12O6 ग्लूकोज का, सक्रोज का C12H22O11 होता है, H22 है ये और O11 है। दे आर सेइंग कि ये 180 ग्राम्स हैं ग्लूकोज के, 342 ग्राम है सक्रोज के, लेकिन इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। कैसे? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर 1 मोल, ये दोनों 1 मोल हैं। सो कोई भी चीज 1 मोल होती है तो वो उसके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। और वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 6.02 10⁻⁻23। बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये दोनों 1 मोल कैसे हुए? ग्लूकोज का अगर आप मोलर मास निकालेंगे तो आपको पता लगेगा दैट इज 180। सक्रोज का मोलर मास निकालेंगे तो आपको पता लगेगा दैट इज 342 ग्राम पर मोल। तो दैट्स वाई बोथ आर 1 1 मोल। इसकी वजह से दोनों 1 मोल हैं। और जब दोनों 1 मोल हैं तो इनके मॉलिक्यूल सेम है। और कितने मॉलिक्यूल्स हुए? 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, आगे चलें। एटम्स आप काउंट कर सकते हैं, दोनों में देख लें डिफरेंट एटम है। आपने पूरी स्टेटमेंट जस्टिफाई करनी है तो आप नंबर ऑफ एटम्स भी बता सकते हैं। इनके नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें ग्लूकोज के, तो ग्लूकोज में मेरे ख्याल से 24 एटम्स बनेंगे, काउंट कर लीजिए सारे एटम। और सक्रोज के अगर आप नंबर ऑफ एटम्स करेंगे तो ये कोई 45 एटम्स बनेंगे। तो दोनों के पास नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों के सेम है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे वो कह रहे हैं 4.9 ग्राम है। जस्टिफिकेशन मैं आपको समझा समझा के दे रही हूँ बेटा, जब आप पढ़ने बैठे इन सारी बातों को जहन में रखें। कोई भी चीज मिस हो जाती है लेक्चर दोबारा देख लें। वैसे ये मीटिंग एंड होने वाली है, 3 मिनट्स रह गए हैं। सो मैं ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद एंड करते हैं क्लास। लेकिन अगर कहीं आप भूल जाएं कोई बात, और रिवीजन जरूर किया करें। जो भी मैं मॉर्निंग में लेसन लेते हैं इवनिंग में बैठकर जरूर रिवाइज किया करें। तो उसके लिए आप फिर रिकॉर्डिंग दोबारा देख लिया करें, जहां से कंफ्यूजन हो वहां से आप रिकॉर्डिंग देख लिया करें। ठीक है, तो दे आर सेइंग इन क्वेश्चन नंबर 4 जस्टिफिकेशन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, H2SO4 के 4.9 ग्राम्स हैं व्हेन कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर। तो H2SO4 को अगर आप कंप्लीटली आयोनाइज करते हैं बेटा, तो आपको पता है मैंने आयोनाइजेशन सिखाई थी कि एक तो आपका H पॉजिटिव आयन बनना है और दूसरा आपका सल्फेट आयन बनना है। तो दोनों आयन्स आप लिख दीजिए इस तरीके से। ठीक है, H के 2 आयंस बनेंगे और सल्फेट का 1 आयन बनेगा। हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। मैंने आपको बताया था जब आयोनाइजेशन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमेशा इक्वल होते हैं, तभी एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है ना, जब उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। तो जब आयोनाइज भी करते हैं तो इक्वल चार्जेस होते हैं। नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ चार्जेस हमेशा सेम होते हैं। तो उसके बाद वो कह रहे हैं हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, इक्वल नंबर है बट नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर ट्वाइस देन द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज। सो सिंपल। अभी मैंने ये बात की कि चार्जेस सेम होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, लेकिन नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट होंगे। पॉजिटिव आयन यहाँ 2 हैं और नेगेटिव आयन यहाँ 1 है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के नंबर्स डिफरेंट होते हैं, चार्जेस सेम। तो आपने इससे जस्टिफाई करना है। दे आर सेइंग कि 4.9 ग्राम है, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? कैसे करेंगे जस्टिफाई? They are saying कि positively charged ions are twice
than the negatively charged ions. 44.9 ग्राम्स हैं। ग्राम को H2SO4 के मोलर मास से अगर आप डिवाइड कर दीजिए, जो कि 98 होता है, तो आपके पास आ जाएंगे मोल्स, और इसके मोल्स होंगे 0.05 मोल्स। H2SO4 के 0.05 मोल्स प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आयन के कितने मोल्स? 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.05 से, तो ये आ जाएगा 0.1 मोल्स, और SO4 के आ जाते हैं 0.05 मोल्स। तो अगर आप देखें कि 0.1 मोल्स इज ट्वाइस देन द 0.05 मोल्स, तो जो आपके पॉजिटिव आयंस हैं वो ट्वाइस होते हैं नेगेटिव आयंस के। तो आप इस तरह कैलकुलेशन करके शो करेंगे, बट द नंबर ऑफ चार्जेस रिमेन सेम। दो ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, दो ही नेगेटिव चार्जेस हैं, बट आयंस जो हैं वो H पॉजिटिव आयंस ट्वाइस हैं, क्योंकि ये 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अब इसे हम कल कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज, मीटिंग एंड होने वाली है।